हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम यूजीसी एनटीए नेट जून 2019 सोशियोलॉजी के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इसका एक पार्ट हमने कर लिया है और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। करते हैं स्टार्ट। हु इज़ एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट किससे संबंधित है? एडवर्ड सईद, जी हेबरमास, मैनुअल कासल्स, एंथनी गिडेंस। आंसर है इसका फोर्थ, एंथनी गिडेंस। इसके साथ उलरिच बेक भी इस अवधारणा से संबंधित हैं, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से। गॉफमैन की जो ड्रामाटर्जी है उसमें जो इंक्लूड नहीं है उसके बारे में बताना है हमने। माइस्टिफिकेशन, रहस्यीकरण और फ्रंट स्टेज, अग्रमंच, प्रभाव प्रबंधन, ये सब गॉफमैन ने बताए हैं ड्रामाटर्जी में, लेकिन साइड स्टेज की बात नहीं की है। आंसर इसका है फर्स्ट, क्योंकि हमने नहीं बताना था। 1959 में गॉफमैन ने जो बुक लिखी द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, उसमें नाटकीय परिप्रेक्ष्य को बताया है। ड्रामाटर्जी के बारे में ड्रामाटर्जी बताया है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में, कि कैसे जो मानवीय अंतः क्रियाएं और व्यवहार हैं उसको समझने का तरीका बताया है ड्रामाटर्जी के थ्रू। जो इसमें नहीं है वो बताना हमने। रॉबर्ट रेडफील्ड अमेरिका के हैं, कार्ल मैनहाइम जर्मनी के, क्लॉड लेवी स्ट्रास फ्रांस, एंथनी गिडेंस इंग्लैंड। ये सभी सही हैं। आयोग ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। अवधारणा प्रचालनीकरण, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंसेप्ट क्या है? जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंसेप्ट है वो क्या है? अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, अवधारणात्मक शोध करना, या फिर नई परिस्थिति का प्रचालन करना। आंसर है इसका फर्स्ट, अवधारणा के जो अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। ये एक अमूर्त अवधारणाएं जो होती हैं उनको मापने योग्य अवलोकन करने में बदल देना, जैसे कि जिसको हम देख या छू नहीं सकते, ऐसी अवधारणाएं जैसे चिंता, आध्यात्मिकता, इन सबको जब विभिन्न तरीके से हम रेटिंग स्कोर से नापते हैं तो उसको ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस कुहन। ये इन्होंने बुक लिखी है 1962 में, और इन्होंने साथ में प्रतिमान बदलाव भी कंसेप्ट दिया है, प्रतिमान बदलाव। जिसको पैराडिगम शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। इसका आंसर है थर्ड, दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है? जो क्वालिटेटिव शोध है उसके बारे में सही नहीं है। यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है, यह सकारात्मक बात को प्राथमिकता देता है, व्याख्या को सम्मिलित करता है, मान्यता निर्णय वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। इसको भी करता है, मान्यता निर्णय वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है, आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है, इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करता है, व्याख्या को भी सम्मिलित करता है, लेकिन सकारात्मक
बाद को प्राथमिकता देता है, ये सही नहीं है। इसका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73। एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं या सशर्त रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। जो एक शून्य परिकल्पना है उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, वो एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं होते हैं। इसका आंसर है थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, हमने नहीं को डिनोट करना है। इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक प्रतिदर्श सैंपल का अध्ययन किया जाता है। इसमें समय के जो एकल बिंदु है वो संदर्भ होता है। इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। ये जो सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है वो बताना है, क्योंकि इसमें जो नियंत्रण कंट्रोल वेरिएबल वो शामिल नहीं होता है, नियंत्रण चर शामिल नहीं होता है। इसका आंसर 4 है। इसमें प्रश्नावली का भी यूज़ किया जाता है, जो बड़ी संख्या में सैंपल लिया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है, जो पॉपुलेशन है उसका सैंपल के आधार पे अध्ययन किया जाता है, जो एकल बिंदु उसको रेफरेंस संदर्भ मान के अध्ययन किया जाता है। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। जो शोध संबंधी प्रश्न है जो नहीं होना चाहिए वो बताना है। ये स्पष्ट होना चाहिए, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। ये जो शोध के प्रश्न हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, सिद्धांत से संबंधित भी होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित जो चर हैं एक दूसरे से संबंधित भी होना चाहिए, लेकिन वो व्यापक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है सेकंड, व्यापक। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस? पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स, एफ चालमेर्स, वाई सिंह, बी के पटनायक। आंसर इसका सेकंड है, एफ चालमेर्स। मूल्यों के मध्य स्थिति का मान कहलाता है, जो मूल्य के वितरण में मध्य स्थिति का मान है वो कहलाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, मध्य बिंदु। आंसर है इसका सेकंड, माध्यिका। एक लिकट पैमाना किसका मापन करता है? जो लिकट का पैमाना है वो किसका मापन करता है? सहसंबंध का, आविवृत्ति, विचलन का या संतुष्टि का? आंसर आविवृत्ति, एटीट्यूड का माप करता है लिकट का पैमाना। शोध में निर्जातीय रूपक कथा, एथनोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? यह एक सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करता, बड़े पैमाने पर संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करना या अध्ययन किए गए जनसंख्या के प्रकार की व्याख्या करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। इसका आंसर है फर्स्ट, सांस्कृतिक व्यवहार में जो निहित, उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है उसको प्रकट करता है, एथनोग्राफिक एलिगोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन कोडिंग आवश्यक है? प्रतिदर्श सैंपल प्राप्त करने से पहले, आंकड़ों के संग्रहण से पहले, संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, या फिर आंकड़ों के तालिकाकरण के बाद? इसका आंसर है थर्ड, जब हम आंकड़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें छांट लेते हैं कि जो हमें चाहिए होते हैं उनको रख लेते हैं, तो उसकी छंटाई के बाद, उसकी सफाई के बाद हम कोडिंग करते हैं। शोध में जो कोडिंग का आवश्यक है वो संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद करते हैं। एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच
की जो संबंध है उसको मापने के लिए किस परीक्षण का यूज़ किया जाता है, उस किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है। सहसंबंध गुणांक, फाई गुणांक, काई स्क्वायर, टी टेस्ट। एक जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चर के बीच में संबंध को मापने के लिए परीक्षण का जिस परीक्षण को यूज किया जाता है वो है काई स्क्वायर। आंसर इज थर्ड। किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक कॉन्टिन्यूस सतत प्रक्रिया है? गुणवत्तापरक, मात्रात्मक, सर्वेक्षण या प्रयोगात्मक? आंसर इसका गुणवत्तापरक। लुईस डुमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक हैं? जाति से संबंधित कौन से दृष्टिकोण का प्रतिपादित करते हैं? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक या पौराणिक? जाति को वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। आंसर है थर्ड। किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? लिंटन, लुंडबर्ग, मैकाइवर, हर्ट्ज़कोविट्ज़? आंसर फर्स्ट। लिंटन ने कहा कि जो भूमिका है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट है स्टेटस का। किसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है? जो हमारे पहले के एक्सपीरियंस है उसके प्राचीन समय, जो हमने पहले जो कुछ किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका परिणाम है हैबिटस। लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है। एच गारफिंकल, ए गिडन्स, ई लीच, पीरे बोर्डू? इसका आंसर है 4, पीरे बोर्डू। किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यहूदी, भारतीय, चीनी, कनाडाई? ये आंसर है फर्स्ट, यहूदी। ये जो यहूदी समुदाय है ये इजरायली हैं, लेकिन ये अब पूरे देश में अल्पसंख्यक के रूप में, बहुत सारे देशों में ये अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करना क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, समाज इसको एक्सेप्ट करता है, जो ऐसा जो व्यवहार है, जो अपेक्षित व्यवहार है, उसको क्या कहते हैं? किससे संदर्भित किया जाता है? रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा या नियम? आंसर है नियम, नॉर्म्स। नॉर्म जो है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो हम गाइडलाइन जो होती हैं कि ऐसे होना चाहिए, हम जो समाज के द्वारा अपेक्षित व्यवहार होता है कि ऐसा समाज इसको एक्सेप्ट करता है, वो नॉर्म्स हैं। वैल्यूज होती हैं, जैसे कि जो हमारा डिजायर्ड बिहेवियर होता है कि वो पर्सन कैसा गुड है, उसका बिहेवियर ऑनेस्टी है या बैड है, वो वैल्यूज हैं। रीति रिवाज में जैसा जो फोक बेस होता है कि हम ग्रीटिंग करते हैं, थैंक यू करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये कस्टम में आता है। परंपरा जो अतीत से वर्तमान तक चली आ रही कोई प्रथा या कोई धारणा है, उसको परंपरा कहते हैं। इसका आंसर है नियम, नॉर्म्स, जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। किसको संस्कृति प्रकार्यवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? R.K. मार्टन, ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, H. स्पेंसर? इसका आंसर है सेकंड, ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की। नेक्स्ट है अवधारणाएं और उसकी व्याख्या, इनको हमने मैच करना है।
सत्ता, सत्ता है शक्ति का वैध रूप, और जो शक्ति है वो निजी स्रोत पे निर्भर है। तार्किकता, तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार पे। वैधता, जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम है। इसका आंसर है थर्ड। किसने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल निर्देश को जाति पर प्रयुक्त किया है? सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल को जो जाति पर प्रयुक्त किया है एंद्रे बेतई ने। आंसर है थर्ड। किसने कहा कि जादू पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है? ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की, जी फ्रेजर, दुर्खिम या ईवी टायलर ने? इसका आंसर है ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की ने। आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कोवेट का सर्वोत्तम वर्णन है जो कोवेट को परिभाषित करता है। पति रोगी इनवैलिड का जीवन व्यतीत करता है। पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं। नातेदारी का व्यवहार। पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। इसका आंसर है फर्स्ट। पति रोगी इनवैलिड का जीवन बिताता है, वो जैसे पत्नी गर्भावस्था में होती है वैसा ही जीवन वो भी पति एक तरीके की नकल करता है, वैसा ही जीवन बिताता है। किसने परिवार के एक रूप में पुनर्वान वर्गीकरण किया है? जीपी मर्डोक ने, पीएन प्रभु, एलएच मॉर्गन, केएम कपाड़िया। इसका आंसर है एलएच मॉर्गन। ये एक सामूहिक विवाह है जिसमें एक समूह में भाइयों का समूह होता है, जो दूसरा समूह है भाइयों का समूह होता है, दूसरी तरफ जैसे बहनों का समूह होता है, जो एक सामूहिक विवाह होता है। नेक्स्ट है, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के जीने के लिए तैयार नहीं है? किसने कहा है ये शिक्षा के संदर्भ में? आर.एच. लोवी, इमाइल दुर्खिम, डीपी मुखर्जी, पियरे बोर्डू। इसका आंसर है इमाइल दुर्खिम। आंसर इज सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी जो इमाइल दुर्खिम ने लिखी है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो मैक्स वेबर ने लिखी है, द हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी एन.जे. स्मेल्सर, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट एफ. एंजिल्स। इसका आंसर है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम की। ये आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक की विकास प्रक्रिया से संबंधित है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के लेखक कौन हैं? पॉल रेविनो, मिशेल फुको, पीटर ब्राउन, सेंट ऑगस्टिन। इसका आंसर है मिशेल फुको। आंसर इज सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशनभोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम। आंसर है बेंगलुरु। नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक तर्क दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। अभिकथन है, फाटक द्वार लगी कॉलोनियां जो गेटेड एनक्लेव उच्च आय समूह के आवासीय क्षेत्रों को परिलक्षित करती है क्योंकि ये केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट,
ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जो जनसंख्या है उसकी तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? इसका आंसर है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आंसर है केरल। फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट। किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? 2050 तक कि जब नई दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगी, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है। 2040, 2030, 2025। आंसर है 2030 तक ये अनुमान लगाया गया है कि नई दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।